सीरीज खास पेशकश को शुरू करते हैं मार्केट के महारथी। और आज जो महारथी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो वास्तव में महारथी हैं। वो इसलिए क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव के बीच में आराम से पेशेंस के साथ वो उस चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, रैशनल अप्रोच रखते हैं और बाजार के अंदर आगे बढ़ते हैं। विकास खमानी आज हमारे मार्केट के महारथी हैं। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं इंट्रोडक्शन में भी आपके बारे में ये कह रहा था कि आप बिल्कुल शांत चित्त रहते हैं और बाज़ार के अंदर जो भी उतार चढ़ाव होता है उसको अच्छे से नोटिस करने के बाद धीर गंभीर होकर बाज़ार के अंदर आप सोचते हैं और रैशनल अप्रोच के साथ पैसा लगाते हैं। सर, यही रैशनैलिटी थोड़ी आज आपकी और हमको ज़रूरत आन पड़ी है। ये जो फिच वाला मामला उठा, चलो मैं इसको एक दिन का और एक छोटा पॉइंट समझ सकता हूँ। थोड़ी एफआईज की सेलिंग हुई, चलो मैं ये भी समझ सकता हूँ उन्होंने इंडिया में काफ़ी पैसा बनाया इसलिए मूव कर रहे होंगे थोड़ा बहुत वो। वैसी कोई और मेजर प्रॉब्लम तो आपको नोटिस नहीं हो रही है ना सर मार्केट्स में इस समय? ये देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव होना तो इसका काम है और कुछ न कुछ कारण तो आते ही रहते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में मुद्दे बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते रहेगा। जैसा कि आपने देखा था कुछ समय पहले एक सिलिकॉन वैली बैंक का क्राइसिस हुआ था। उस टाइम पे मार्केट अच्छा भला चल रहा था और उसकी वजह से 7-8-10% का करेक्शन आया। पर हमने देखा कि मार्केट से ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को कई बार रिएक्ट करता है और उसका इम्पैक्ट होता है, और वो मैं उसको देखता हूँ एक कि एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी के तरीके से, अ, क्योंकि इंडिया की जो बाज़ार है और इंडिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इंडिया की जो आज के डेट में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उनका इतना मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो इतने अच्छे और सॉलिड हैं कि मार्केट्स को आगे अच्छा करना ही है। तो ये जो छोटी-छोटी रिस्क फैक्टर आती रहती हैं, उसका मैं तो बोलता हूँ कि अपॉर्च्युनिटी फ़ायदा उठाना चाहिए घबराने के बजाय। मुझे कोई देखिए, और रिस्क हमेशा ऐसे फैक्टर से आती है जो आप प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी मार्केट में आप गेस्टिमेट कर सकते हो पर आपको पता नहीं रिस्क कहाँ से आती है। तो रिस्क जब-जब और मेरे 25 साल के करियर में मैं तो ये कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी आज तक रिस्क के रियल फैक्टर प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है, और वो नहीं कर सकता है क्योंकि इतने ग्लोबली इंटरलिंकेज होते हैं। तो अ, यू नो अ, जब भी आएगा और कब आएगा, उसका समय कब आएगा, कभी पता नहीं चल सकता। जब भी वो रिस्क आती है और अपॉर्च्युनिटी मार्केट देता है, तो मैं तो उसको एक अपॉर्च्युनिटी के तरीके से देखता हूँ, क्योंकि इंडिया एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव बुल रन के अंदर है। मॉर्निंग विकास, बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही कि असेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर इस वक्त क्या असेस कर रहा है ये बाजार ज़रूर आपसे भी समझना चाहेगा। क्योंकि अब तक जो कंसर्न है, भले ही चाहे हम यूएस मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से डीकपल चल रहे हो, इंडिया अपनी एक मूव पर है, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है, क्या ये व्यू, ये आर्गुमेंट पर आप किस साइड होंगे कि आप कमोडिटी प्राइसेस को देखें, वो फिर से ऊपर आने लगे हैं, डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर है, ब्रेंट क्रूड फिर से इंचिंग बैक है, तो ग्लोबल ग्रोथ जो वापस आ रही है, क्या ये थोड़े से इन्फ्लेशनरी प्रेशर इंडिया के लिए क्रिएट कर सकते हैं, और इंडिया का इस पर असर कितना पड़ेगा? देखिए, 2 तरह की इन्फ्लेशन है। एक तो अगर आप बात करेंगे कि यूएस ने जो पिछले 20-30 सालों की इन्फ्लेशन देखी है, नो इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट देखा है, क्या वो वापस आएगा? आंसर है नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि जो हमने पोस्ट यूक्रेन वॉर एक बहुत ही हाइटेंड इन्फ्लेशन देखी है, क्या वो आएगी? वो भी नहीं आएगी। तो जो इन्फ्लेशन की दर है, जो ग्लोबली भी एक 2 से 3% के बीच में कहीं न कहीं सेटल होगी। वो कहाँ सेटल होगी वो समय बताएगा। पर ये पक्की बात है कि हम पुराने वाले दोनों ही साइड के इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट को नहीं देखें। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया की जो 4 से 5% की इन्फ्लेशन की दर है, वो इंडिया के टॉलरेबल रेंज के अंदर है। इंडिया इसी रेंज से काफ़ी वर्षों से यूज़्ड टू रहा हुआ है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि ऐसे कोई होने से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की दर या इकोनॉमिक आर्थिक विकास की जो एक अच्छी सस्टेनेबल ट्रैजेक्टरी है, वो डीरेल हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है 1-2 क्वार्टर के इम्पैक्ट्स ये सब आ सकते हैं, जब भी कोई ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, बड़े फेर-फार होते हैं। अगर मान लीजिए तेल के दर बढ़ के कुछ $100 हो जाते हैं, तो वो सबका इम्पैक्ट नेचुरल है आना, उसमें मैं कोई वो बात नहीं कहूँगा। पर जिस हिसाब से ग्लोबल माहौल है, डिमांड को लेके काफ़ी जगह अभी भी स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन है, इंटरेस्ट रेट जिस तरह से बढ़े हैं, मुझे नहीं लगता कि स्पेशली डेवलप्ड मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एनवायरनमेंट सस्टेनेबली 4-5 साल के नजरिए से रहेगा, और उससे सारे कमोडिटी प्राइसेस
आउट ऑफ रेंज और आउट ऑफ टॉलरेबल रेंज हो जाएंगे, तो उससे वो एक मेन चीज देखने की होती है। तो जो शॉर्ट टर्म करेक्शन मार्केट में आएंगे और आने भी हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे आज के सिचुएशन ऐसी है कि कंप्लेसेंसी फैक्टर जो है मार्केट में बहुत हाई है। जो आपको ऑप्शन प्रीमियम की वोलेटिलिटी में दिखता है, जो आपको लोगों के बिहेवियर में दिखता है, जो आपको तो कंप्लेसेंसी फैक्टर ग्लोबली एंड इंडिया में बहुत हाई है। जब जब कंप्लेसेंसी फैक्टर हाई होता है, तो उसमें मार्केट का करेक्शन आना स्वाभाविक है, जायज है और आता ही है। ना वो कितने एक्सटेंड तक आएगा, वो हमको कभी पता नहीं चलता है। तो मैं यही कहूंगा कि उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए करेक्शन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। वो 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 एक मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। विकास, मैं मैक्रोस पे तो नहीं जाऊंगा, सीधा मार्केट पे आऊंगा, जिसके आप बिल्कुल महारथी भी हैं। जैसे आपने खुद से कहा, मैं आपकी पॉइंट को ही कोट कर रहा हूँ कि कई बार ये जो गिरावट आती है अपॉर्चुनिटी के तौर पर आती है। आपको अच्छे शेयर्स या अच्छे सेगमेंट में से कुछ चुन लेना चाहिए। आप बुलिश कहाँ पर हैं सर? आई थिंक बुलिश, आई थिंक सेम ही चीजें हैं। जैसे मुझे लगता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छा करेगा अगले 4-5 सालों में, और अगर कोई अच्छे मौके आते हैं उसमें लेने के लिए तो बहुत बढ़िया सेगमेंट है, सस्टेनेबल है, ग्रोथ बड़ी दे सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एक जो सेगमेंट है जहाँ पे हम काफी समय से बुलिश हैं, वो सस्टेनेबल ग्रोथ देगा। जहां जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छी कंपनीज में आए, मैं तो कहूंगा करेक्शन बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसमें एक्सपोजर लेने के लिए। अ, हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिकल्स सेक्टर में भी काफी पॉजिटिव और बुलिश हैं, जहाँ पे केमिकल स्पेशली जहाँ पे काफी नेगेटिविटी अभी स्प्रेड हुई हुई है, तो वहाँ पे हम काफी पॉजिटिव हैं। आईटी सेक्टर में जो पैक पॉकेट्स है, सेगमेंट्स है, वहाँ पे हम काफी बुलिश हैं। सो आप देखेंगे तो इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है, डोमेस्टिक कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, अक्रॉस सेगमेंट अक्रॉस थीम्स। जो फोकस्ड ऑन इंडिया स्टोरी है उसमें करना चाहिए, बट जनरली स्पीकिंग आई एम पॉजिटिव अक्रॉस द बोर्ड। विकास, वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस जो आपने टच बेस भी किया, केमिकल स्पेस। तो यानी डीप पेसिमिज्म में मौके ढूंढने चाहिए उस स्पेस को खरीदने की, क्योंकि इस स्पेस में अभी भी जिस तरह की गाइडेंस कट ग्लोबल कंपनीज कर रही हैं और जो नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं, अभी फिलहाल कितने क्वार्टर की और पेन आपको लगती है? और यस, जैसे आपने पहले मेंशन किया कि यहाँ पर आपको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। आप देखेंगे तो केमिकल्स 2021 में एक सिग्निफिकेंट अपटिक के थ्रू गुजरा। बिजनेस के नंबर्स बहुत अच्छे थे, मार्जिन एक्सपेंशन हुए, प्राइमरीली बाय कमोडिटी प्राइसेस आल्सो। और जो आप देखेंगे 22 के सेकंड हाफ में आते आते वॉल्यूम्स वीक हुए, कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हुए, सबके मार्जिन पे इम्पैक्ट हुआ। तो आई थिंक जो ओवरवेट सिचुएशन, सब लोग 21 में केमिकल्स खरीद रहे थे, 22 में सब लोग घबरा गए और 23 में आके सबने लगभग केमिकल्स को एकदम अंडरवेट कर दिया। पर अगर आप केमिकल सेक्टर को देखेंगे, तो जो चाइना प्लस वन शिफ्ट है, वो एक स्ट्रक्चरल नेचर है, वो कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, वो 5 से 10 साल की कहानी है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो अगर आपको इस वीक साइकिल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है, अगर पर उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन होना जरूरी पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि इंडिया में ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी है जो अगले 5 से 10 साल में अच्छे से ग्रोथ करेंगी, उस चाइना प्लस वन का बेनिफिट लेंगी, और केमिकल्स उसके मिडिल में है। तो ये इसलिए हमारा मानना है कि जो ये खराब समय है, उसमें इन्वेस्ट करने का है। 1 और 2 क्वार्टर ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट रह सकता है, पर वो आपको तभी सही प्राइस पे शेयर मिलेंगे जब आपके नतीजे और परफॉर्मेंस वीक है, और जब वो इम्प्रूव होगा तो सब लोग उसको खरीदने आते हैं, और उसी समय से स्टॉक प्राइस अच्छा करता है। विकास, आजकल काफ़ी दिनों से मार्केट में चर्चा चल रही है कि फार्मास्यूटिकल्स के शेयर अब बेस्ट हैं। अब वो टेस्टेड हो गए हैं, बैक टेस्टेड करके चेक कर लिए गए हैं कि हाँ 10-15 दिनों में वो बैक टू बैक चल भी रहे हैं। मतलब मार्केट में ऐसा चर्चा है कि फार्मास्यूटिकल्स अब आगे और चल सकते हैं। आपका टेक क्या है सर, और आपकी रीडिंग क्या है फार्मास्यूटिकल्स पे? अगर आप मेरे को 10 में से वो मार्क्स बता पाए ना, तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा कि फार्मास्यूटिकल्स को आप नंबर कितने देंगे आउट ऑफ 10। हम लोग फार्मास्यूटिकल पे ओवरवेट हैं। हमको लगता है ये सेक्टर काफी समय बाद एक पेनफुल सिचुएशन से निकला है, स्पेशली जब अगर आप यूएस मार्केट्स को देखेंगे तो वहां पे प्राइसिंग प्रेशर्स कम हुए हैं, अंडर ओन सेक्टर है, वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो ये सेक्टर में मुझे लगता है अगले 3-4 साल अच्छी एक दौर गुजर सकती है। और दूसरा, डोमेस्टिक जो फॉर्मुलेशंस हैं वो भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, विद द रॉ मटेरियल प्राइसेस कमिंग डाउन।
आपको थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है, वॉल्यूम ग्रोथ तो डिसेंट है ही। तो ये सेगमेंट में मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है एंड इसीलिए हम लोग इस पे ओवरवेट हैं। ऑलराइट, ओवरवेट फार्मा पे है, केमिकल में आप मौका इस वक्त सही समझते हैं, डीप पेसिमिज्म में ही खरीदना चाहिए इन स्टॉक्स को, तभी अच्छे पैसे बन पाएंगे और ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टोरी इंडिया की बेहद मजबूत आपको दिखती है। शुक्रिया विकास, ये सारे आज हमें अपने प्रीशियस एनालिसिस शेयर करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।